तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बिहार सिलाबाई एमडी क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या हाल चाल है बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइएगा एकदम शानदार क्लास के लिए और मजा भी आने वाला है। तो सभी लोगों को वंस अगेन दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, तो अंतोगत्वा दिवाली का अंतिम पड़ाव है और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। तो सभी लोग ठीक ठाक हैं तो बढ़िया से जुड़ जाइएगा और सेशन को एकदम शानदार तरीके से लेकर चलिएगा, मजा आएगा साथियों। चलिए, तो बिना कुछ बात किए हम लोग सीधा चर्चा करते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है? अब बताइए साथियों, कौन सा है जो शक्ति का मात्रक नहीं है? हमने कहा सर जूल पर सेकंड शक्ति का मात्रक है, अश्व शक्ति शक्ति का है, वाट शक्ति, किलोवाट घंटा जो है दोस्तों वो ऊर्जा का मात्रक है। किसका है सर? ऊर्जा का मात्रक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो किलोवाट घंटा जो होता है वो किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक। तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है, ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है सर? ऊर्जा का मात्रक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो बाकी चीजें सब शक्ति का मात्रक है। देखिए भाई साहब, तो शक्ति बराबर क्या होता है? हमने कहा शक्ति बराबर होता है दोस्तों कार्य बटा समय होता है। क्या होता है भैया? कार्य बटा समय, क्योंकि कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कार्य करने की जो दर होती है सर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। तो क्या बोलेंगे सर? कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? शक्ति बोल। तो कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, जूल पर सेकंड होता है। ये चीज आपको याद रखना, इसी को वाट भी कहा जाता है। अगला, इनमें से कौन सी उष्मीय ऊर्जा का मात्रक नहीं है? सर उष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा कोई भी हो सबका मात्रक जूल ही होता है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कौन नहीं है? तो याद रखना कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं? किलोवाट नहीं है। किलोवाट यहां पर क्या हो जाएगा सर? शक्ति का मात्रक होगा या पावर का मात्रक हो जाएगा। इतनी बात तो याद रखना। तो ये शक्ति या पावर का मात्रक है। समझ में आ रहा है साथियों? चलो, अगला है कि प्रेरित विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो हम कहेंगे सर विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो बोल्ट होता है। क्या होता है भैया? बोल्ट होता है। क्या होता है सर? बोल्ट होता है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होगा सर? बोल्ट होता है, ये याद रखना है। आओ बच्चा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? बढ़िया सवाल है ना। चलिए, तो एक होता है आपका प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है भैया? ओम होता है। और प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो हम कहेंगे ओम मीटर होता है। क्या होगा सर? ओम मीटर हो जाएगा। क्या होगा सर? ओम मीटर हो जाएगा। तो दोनों चीजों को बढ़िया तरीके से याद रखना है। तो यहाँ प्रतिरोधकता पूछा इसलिए ओम मीटर बता दीजिएगा, ठीक है। चलो, अगला सवाल है, किस भौतिक मात्रा का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, ठीक है। चलिए, तो याद रखना विद्युत धारा बराबर क्या होता है? तो हमने कहा सर विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? आवेश बटा क्या हो जाएगा सर? समय हो जाएगा। तो अब धारा आवेश बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आवेश बराबर हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे सर धारा बटा क्या हो जाता है? एक सेकंड इधर रखिए, 1 मिनट है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। तो हमको किसका याद करना है? आर बराबर क्या हो जाएगा? बी अपान क्या हो जाएगा दोस्तों? आई हो जाएगा। तो बी का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है विभवांतर का, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाए। तो ये आपका हो जाए। सर ये लिखा क्या है पता है? तो ये लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, ये लिखा हुआ है ओम का नियम। क्या लिखा हुआ है सर? ओम्स लॉ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? ओम्स लॉ। क्या होता है? 20 प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो रेजिस्टेंस लेकर आएंगे, मतलब क्या लेकर आएंगे? तो हम कहेंगे दोस्तों क्या लेकर आते हैं? तो एक प्रकार का हम लोग लेकर आते हैं उसमें नियतांक जो कि आर है। निम्नलिखित में कौन सा अधिक काम कर सकता है? जल्दी बताइएगा, सबसे ज्यादा काम कौन कर सकता है? तो एक घूमता हुआ पहिया ज्यादा काम कर सकता है, या बंदूक से चलती हुई गोली भाई साहब ज्यादा काम कर रही है? तो इसमें आपको यह बताना है ज्यादा काम कौन कर रहा है। कमेंट करके बताइएगा ज्यादा काम कौन कर रहा है। जल्दी से बताइएगा ज्यादा काम कौन कर रहा है दोस्तों, फटाफट आंसर करते चलिएगा। ज्यादा काम कौन कर रहा है? ठीक है, तो आंसर करो भैया, ज्यादा काम यहां पर कौन कर रहा है? चलो,
तो ज्यादा काम यहाँ पर कौन कर रहा है? बंदूक से निकली हुई गोली, है ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है ना, इसकी सब कुछ ज्यादा है, ठीक है, ओके, बल भी इस पे ज्यादा। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डॉट डॉट में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है ना। तो याद रखना दोस्तों, तो हमने कहा कि इस गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन के बिंदु पर उठाने वाले बल या इस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण पर लागू बल, तो यही आंसर हो जाएगा। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? तो कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कार्य करने की क्षमता क्या होता है, तो बता दीजिएगा कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है? तो याद रखना, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा या एनर्जी कहलाती है। अगला है, शक्ति को किस रूप में व्याख्या किया जा सकता है? शक्ति मतलब पावर जो होता है उसको किस रूप में हम लिख सकते हैं? तो हमने कहा शक्ति या पावर जो होता है उसको हम दो रूप में लिख सकते हैं। पहला ये है दोस्तों कि कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को ही क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम से कौन सी बात सही? फटाफट आंसर करते चलिएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। चले भैया, तो ये आंसर हो जाए। अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है वो ये होता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है किसी रासायनिक अपक्रिया में, है ना। रासायनिक अपक्रिया में जो द्रव्यमान रिएक्टेंट का होगा वही प्रोडक्ट का होगा। अगर कम ज्यादा हो गया तो रिएक्शन गड़बड़ है, और ये हमने नहीं बोला है, ये एंटोनी लेवासिये ने बोला है। जबकि द्रव्यमान संरक्षण के बारे में किसने बोला है? एंटोनी लेवासिये। और ऊर्जा संरक्षण के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है कि किसी निकाय में ऊर्जा नियत होती है। इनमें से किस राशि का मान स्थान बदलने पर नहीं बदलता है? जल्दी बताइएगा, कौन सी ऐसी राशि है जिसका मान स्थान बदलने पर नहीं बदलता है? जिसका मान स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, कौन सी ऐसी राशि है जिसका मान स्थान बदलने पर नहीं बदलता है? फटाफट बताइएगा, कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसका मान स्थान बदलने पर नहीं बदलता है? तो याद रखना, स्थान बदलने पर नहीं बदलता है द्रव्यमान। तो किसी वस्तु की वास्तविक मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं, और द्रव्यमान जो होता है दोस्तों उसके बारे में जान लीजिएगा, वो किसी पदार्थ की मात्रा होती है। द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है। क्या होता है भैया? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, याद रखना। और द्रव्यमान नियत होता है, कभी बदलता नहीं। स्थान बदलने पर द्रव्यमान नहीं बदलता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? जरा बताइएगा। तो गति है, समय है, द्रव्यमान है, त्वरण है। जरा बताइएगा कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? चलो भैया, गति है, समय है, द्रव्यमान है या त्वरण है? क्या लगाओगे आंसर? सभी लोग बताइएगा। तो ये तीनों के तीनों क्या है भैया? अदिश राशि है। ये तीनों के तीनों क्या है सर? अदिश राशि है। लेकिन ये क्या है सर? सदिश राशि। त्वरण क्या है? सदिश राशि, ठीक है। तो ये अलग है थोड़ा सा, है ना। चले, अगला क्या कहता है? कह रहा है गति का दूसरा नियम जो है वो किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो याद रखना, गति का जो दूसरा नियम होता है वो किसके बीच? त्वरण और समय के बीच संबंध, वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है, ठीक है। चले, अब आते हैं निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो निश्चित अनुपात का नियम या डेफिनेट या कह सकते हो प्रोपोर्शनल का जो नियम दिया गया था वो जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। इन्होंने कहा था रासायनिक अपक्रिया में जितना रिएक्टेंट होता है एटम, उतना ही क्या होना चाहिए भैया? प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए। तो जितना रिएक्टेंट होता है वही क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये बताइए। अगला है डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? डाल्टन का जो सिद्धांत था वो सर किस नियम पर आधारित था? चलो भैया, तो डाल्टन का जो नियम होता है दोस्तों वो रासायनिक संयोजन अभिक्रिया पर आधारित था। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल कॉम्बिनेशन पर आधारित था। डाल्टन की पद्धति के अनुसार कौन सा कथन सही है? चलो बताइएगा।
समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और समान आकार समान है, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं होती है। एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है। ठीक है, चलिए कि समान तत्वों में या समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग होता है या परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण होते हैं। तो ये वाली बात सही है दोस्तों, याद रखना, ये वाली बात सही है। ठीक है, चलिए, क्योंकि इन्होंने बोला था कि परमाणु अविभाज्य है। ओके, अगला है, इनमें से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? तो अगर हम बात करें परमाणुओं की संख्या, सबसे ज्यादा फास्फोरस का कितना 15 हो जाएगा, नियॉन का कितना होगा भैया 10 होता है, आर्गन का 18 हो जाएगा, सल्फर का 16 होता है। तो इन्हीं का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए 16, क्योंकि अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है ना। इनमें से किस तत्व के लिए है ना प्रतीक 2 अक्षर बने होते हैं, मतलब कौन सा एलिमेंट है जिनके सिंबल 2 अक्षर से होते हैं? तो कार्बन का C होता है, आयोडीन का I होता है, आयरन का Fe होता है और फ्लोरीन का F होता है। तो ये हो जाएगा आंसर, 2 लेटर का होता है ना। चलिए, आफ्टर दैट है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? तो बर्जीलियस ने किया था, ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है। किसके द्वारा? सर बर्जीलियस के द्वारा ये बात बताई गई या बोली गई है। ठीक है, अब आते हैं, इनमें से कौन सा एक उपधातु है? जल्दी से बताइएगा, कौन सा एक उपधातु है? तो पीरियोडिक टेबल में जब हम जाते हैं तो उपधातुओं की संख्या कितनी होती है? मेटोलाइट या उपधातु कितनी होती है? उपधातु कितनी होती है सर? 7 होती है उपधातु, 7 होती है। और कौन कौन सा है? तो हमने कहा सर बोरान है, सिलिकॉन है, ओके, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है ना, एंटीमनी है, पोलोनियम है और टेलुरियम है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जर्मेनियम हो जाएगा। क्या होगा सर? जर्मेनियम हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला है, प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती कौन है? जो विद्युत धनात्मक होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो याद रखना, जितने भी मेटल होते हैं ये सारे मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। क्या करेंगे सर? इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। और इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या करते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बना लेते हैं, धनायन बनाते हैं धातुएं की। और जो आपका अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते। तो ये चीज भी आपको याद रखना था। ठीक है, चलो अगला है, बल समीकरण में होता है। तो याद रखना, बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है भैया? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो m इंटू ए हो जाएगा। इसका द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब दोस्तों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? न्यूटन। तो ये आंसर हो जाता है। ठीक है सर, ये किसका मात्रक है? ये किसका फार्मूला है? तो ये स्थितिज ऊर्जा का। ये किसका है? संवेग का है। ठीक है, अगला, धातुओं में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ पर आकार कैसा होता है ना। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों तो ये कर्व्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो आकार होता है, मतलब चलने का जो कह सकते हैं, वो कर्व्ड होते हैं। हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता वाले, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH आयन जो होता है वो उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में, तो OH आयन अगर अधिक है, OH आयन अगर अधिक है तो याद रखना वो ज्यादा क्षारीय होगा। क्या होगा? ज्यादा क्षारीय होगा। और अगर क्षारीय अधिक है तो pH वैल्यू भी क्या होगी भैया? अधिक हो जाएगी। क्या होगी? pH वैल्यू हो जाएगी। तो उच्च pH वाला क्या होगा? क्षारीय विलयन होगा। उच्च pH वाला क्या होगा सर? क्षारीय विलयन होगा। अगला है, ब्राउनियन गति की खोज किसने किया था? जरा बताइएगा सर, ब्राउनियन गति की खोज किसने किया था? हमने कहा सर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, चलिए अगला है, फ्लोरीन में कार्बन परमाणु कितने होते हैं? आपको पता है फ्लोरीन क्या होता है? सबको याद होना चाहिए सर, जो फ्लोरीन होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है। क्या होता है सर? कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन का अपर रूप होता है। और ये कार्बन के अपर रूप जो होते हैं इसमें 60 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 60 कार्बन परमाणुओं से मिलकर ये बने होते हैं। ठीक है, चलिए
अगला है पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है। चलो भैया 5 पानी है, पहले लिखो पानी H2O। पानी कितना हुआ, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना 16 हो जाता है, कितना 18 गुणे 5, 18 पंचे कितना हो जाएगा 90 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 90 यूनिट। क्या हो जाएगा सर 90 यूनिट हो जाएगा। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं, नाभिक में क्या होते हैं तो आपको पता होगा सर, नाभिक जो होता है उसमें प्रोटॉन होता है और क्या होता है सर न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है और क्या होता है सर न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है न्यूट्रॉन होता है। कैथोड किरणें पहली बार किसके द्वारा प्रयोग की गई थी, जरा बताइएगा सर। कैथोड किरणें जो होती वो किसके द्वारा प्रयोग की गई थी, तो याद रखना जे टॉमसन के द्वारा प्रयोग किया गया था इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए। किसके लिए सर, इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल वर्णन नहीं करता है, तो याद रखना इन्होंने नाभिक की उपस्थिति बताया था, परमाणु के आवेश बता दिया था, परमाणु का स्थायित्व बता दिया था, बट इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति जैसी कोई चीज नहीं बताई थी इन्होंने। ठीक है, चलो। किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी, जल्दी से बताइएगा। किसी भी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर करते चलिएगा दोस्तों। चलिए भाई साहब, चलो भैया ओके। तो किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है और 2n² होती है। यहां देखिएगा 2n², n क्या है तो हम कहेंगे सर कोषों की संख्या या कक्षों की संख्या है। कोषों की संख्या है या क्या है भैया, कक्षों की संख्या। m कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो आपका क्या होगा, k है, l है, m है और क्या होगा बच्चा n हो जाएगा, है ना। चलिए, k मतलब 1, l मतलब 2, m मतलब 3 और n मतलब 4 हो जाए। तो 2n² मतलब बराबर 2 गुणे n क्या दिया गया है, m दिया गया था, m ये 3 दिया गया था, तो 3 का स्क्वायर कर लो भैया। 2 गुणे 3 त्रिका 9 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने साथियों, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते आगे बढ़ते। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, जरा बताइएगा सर। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था, तो ग्रहों से संबंधित जो गति का नियम दिया था वो जोहानसन कैपलर ने दिया था। कितने नियम दिए थे ग्रहों के गति संबंधी, तो 3 नियम दिए थे। कितने दिए थे भैया, 3 नियम दिए थे, ये याद रखना। जरा ध्यान से देखिएगा। पहला इन्होंने बताया कि जो है जो पहला नियम इनका है कैपलर का, उन्होंने कहा कि वो कक्षीय चाल को लेकर है ना। मतलब इन्होंने कहा कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हो, सभी ग्रहों के जो फोकस होता है वो सूर्य होता है, एक तो ये बोला। दूसरा इन्होंने बोला कि सभी ग्रहों का या ग्रहों का जो कक्षीय या क्षेत्रफलीय जो चाल होता है वो नियत रहता है। तीसरा इन्होंने परिक्रमण काल के बारे में बताया। किस पर बताया, परिक्रमण। जो ग्रह सूर्य से जितना ज्यादा दूरी होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही ज्यादा होगा, इन्होंने ही बताया था। ठीक है, चलिए ओके। अगला है ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है ना। ग्रहों की तो फैला हुआ वृत्त होता है। क्या होता है भैया, फैला हुआ वृत्त होता है, दीर्घ वृत्ताकार होता है। क्या होगा भैया, अरे दीर्घ वृत्ताकार होता है, ये बात आपको याद रखना, दीर्घ वृत्ताकार होगा। क्या होगा, दीर्घ वृत्ताकार हो जाएगा। अगला है आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो अगर आकार में बदलाव हो गया है तो याद रखना दोस्तों, उससे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं, है ना। आकार में बदलाव ना, रबर जिसको बोलते हैं, रबर में कौन सी ऊर्जा होती है, प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, तो आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस का होता है,
फिर उसके बाद किसका होता है, द्रव का होता है, और सबसे कम किसका होता है, तो हम कहेंगे सर गैस का होता है। ये चीज याद रखना है। तो ठोस, द्रव और गैस, है ना, तो ये चीज आपको याद रखना। क्या हो जाएगा, ठोस हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है, पदार्थ के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है, जरा बताइएगा। पदार्थ को लेकर या मैटर को लेकर कौन सी बात सही नहीं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं होता है, गलत बात है, होता है भैया। सबसे ज्यादा आकर्षण बल ठोस का होता है, उससे कम किसका होता है, अरे द्रव का होता है, और सबसे कम किसका होता है, तो हम कहेंगे सर गैस का होता है। याद रखना, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर हो जाएगा। इतनी बात तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बच्चा, मिश्रण प्रकृति में कैसे हो सकते हैं, मिक्सचर की बात करते हैं, तो मिक्सचर प्रकृति में या तो समांगी होंगे या तो क्या होंगे, विषमांगी होंगे। 2 प्रकार के समांगी मिश्रण शरबत का, विषमांगी मिश्रण दूध और ये सब का माना जाता है। ओके, ठीक है। अगला सवाल है, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है, जरा बताइएगा। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है, तो मिश्र धातु भी किसका उदाहरण है, हम कहेंगे सर विविध मिश्रण का, मिक्सचर का उदाहरण है, मिश्रण या मिक्सचर का उदाहरण। इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं, जल्दी से बताइएगा, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है या फिजिकल चेंज। ठोस का द्रव में पिघलना भौतिक परिवर्तन, गैस का द्रव में द्रवीकरण भौतिक परिवर्तन, पदार्थों का किण्वन ये रासायनिक परिवर्तन। क्या है सर, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है भैया, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ये चीज आपको याद रखना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इतनी बातें याद रखना। क्या है सर, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला है, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना। तो आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन में अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, मतलब जो रिएक्टेंट का आता है वही प्रोडक्ट का होता है। और द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया गया था वो एंटोनी लेवोसियर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, एंटोनी लेवोसियर के द्वारा दिया गया था। इन वैज्ञानिकों ने किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, तो स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ओके, चलिए अगला है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है। भैया कह रहे मास और वेलोसिटी जो होता है इसका गुणनफल क्या होता है, हम कहेंगे संवेग होता है, मोमेंटम होता है। क्या होगा, संवेग होगा या मोमेंटम होगा, संवेग होगा या मोमेंटम होगा। बल क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू एक्सेलरेशन। दाब क्या होता है, P बराबर जो है F/A होता है, मतलब फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है होमोसैपियंस शब्द का मतलब इस्तेमाल किसने किया था, है ना। होमोसैपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान मानो। क्या बोला जाएगा सर, अरे बुद्धिमान मानो। तो होमोसैपियंस का मतलब ये होता है साथियों, है ना। क्या बोलेंगे होमोसैपियंस, तो हम कहेंगे सर होमोसैपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान, है ना। चलिए वाइज मैन मतलब होता है बुद्धिमान, है ना। चलिए ठीक है, ठीक है। तो होमोसैपियंस शब्द किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट को संग्रहित किया जाता है, जो पुराना जाइलम होता है उसमें किस प्रकार के अपशिष्ट को स्टोर किया जाता है, तो हम बता देंगे दोस्तों। एक तो स्टोर किया जाता है रेजिन, गोंद और राल का, रेजिन, गोंद और रॉल हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करती है? वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण कौन से ऊतक करती है? तो हम कहेंगे उपकला ऊतक। उपकला ऊतक मतलब कौन सा? तो हम कहेंगे घनाभ या घनाकार। घनाकार बोले तो क्यूबॉइडल। क्या होगा सर? क्यूबॉइडल हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है वो किडनी के ट्यूब्यूल्स को बनाते हैं। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित होता है? वंशानुक्रम पैटर्न का मतलब होता है कि दोस्तों ऐसा पैटर्न जो है एक जीन से दूसरे, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण को स्थानांतरित करते, तो इसे अनुवांशिकी कहते हैं या जेनेटिक्स कहा जाता है। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं? तो अब यहाँ तीनों एक साथ कह दिया गया है, सब्जियों, फलों और फूलों की, तो इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या बोलेंगे सर? हॉर्टिकल्चर कहा जाए। ठीक है, चलो भैया। सेरिकल्चर आपको पता है रेशम उत्पादन या इन सब चीजों से संबंधित है, रेशम कीट पालन से, है ना। चलिए अब आते हैं पिसीकल्चर, मत्स्य से है, मछलियों से है। ठीक है, चलिए एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है। किससे है सर? मधुमक्खी पालन से। ठीक है, अगला है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। सीरोलॉजी में ब्लड सीरम का अध्ययन करते हैं। किसका भैया? ब्लड सीरम का अध्ययन करते हैं। सीरोलॉजी में ये वाला है ना, ब्लड सीरम का अध्ययन करते हैं। और इटियोलॉजी में क्या करते हैं? रोगों के लक्षण के बारे में पढ़ते हैं, रोगों के लक्षण। विटिकल्चर क्या है? जल्दी बताइएगा सर। विटिकल्चर का संबंध किससे है? फटाफट आंसर करते चलिएगा सर। विटिकल्चर का संबंध किससे है? अब बताइए, सभी लोग बताइएगा, विटिकल्चर का संबंध किससे है? विटिकल्चर का संबंध किससे है? तो हम कहेंगे अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को क्या बोलेंगे? विटिकल्चर कह देते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग ज्यादातर उर्वरक बनाने में या फर्टिलाइजर बनाने में करते हैं। सोडा वाटर क्या होता है? तो जरा ध्यान से, तो जो सोडा वाटर होता है या सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसमें क्या होता है? कार्बनिक एसिड होता है। क्या होता है? कार्बनिक एसिड, सॉफ्ट वाटर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कार्बनिक एसिड कहते हैं, याद रखना है। अगला है पानी में सबसे अधिक घुलनशील होता है। बताओ भैया, पानी में सबसे तेज कौन घुलेगा? जल्दी से बताइएगा, पानी में सबसे तेजी से कौन घुलेगा? फटाफट आंसर जरूर करिएगा दोस्तों। तो याद रखना, पानी में जो घुलनशील है वो साधारण नमक है। क्या भैया? साधारण नमक है। ओके, चलिए प्रकृति में विद्युत धनात्मक कौन सा होता है? तो जो विद्युत धनात्मक प्रकृति का होता है वो धातुएं होती है। अधातुएं क्या होती है? वो विद्युत ऋणात्मक होते, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते। क्या होते भैया? विद्युत ऋणात्मक, या इसी को बोलते हैं सर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। क्या होते भैया? इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? चलिए, तो मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो कौन होता है? तो हम कहेंगे वो होता है आपका टेस्टीज होता है। और फीमेल में कौन होगा? ओवरीज हो जाएगा। तो ये टेस्टीज हो जाता है और फीमेल में क्या हो जाएगा? ओवरीज हो जाता है। हंसाने वाली गैस कौन सी? कौन सी गैस है जो हंसाती है भैया? है ना। तो लॉफिंग गैस की संज्ञा किससे दिया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसी नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग जो होता है सर वो एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग डेथ गैस कहते हैं, मृत्यु गैस भी कहा जाता है। ओके, चलिए अगला सवाल है, हीरा निम्नलिखित में से किसका अपर रूप है? हीरा, जल्दी बताइएगा सर, हीरा किसका अपर रूप है? तो हम कहेंगे हीरा जो होता है दोस्तों वो कार्बन का अपर रूप। कार्बन के 4-5 अपर रूप होते हैं। पहला होता है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा होता है आपका बंकमिस्टर फ्लोरीन होता है, ग्रेफीन होता है। ये सब हीरा के अपर रूप होते हैं। मार्स गैस किससे कहते हैं? फटाफट बताइएगा सर, मार्स गैस किससे कहा जाता है? आंसर जरूर करिएगा सर, मार्स गैस किससे कहते हैं? तो हम कहेंगे सर मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दलदली स्थानों पर पाया जाता है, इसलिए इसको मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, चलिए
अगला है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? आपकी उंगली कूच देने की बात करता है ना। चलिए, तो उठाए गए हथौड़े अगर आपकी उंगली पर गिर जाएगा तो चटनी बन जाएगा, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है भैया? स्थितिज ऊर्जा होता है। मान लो ये हथौड़ा है, क्या भैया? मान लो ये हथौड़ा है और हथौड़ा का द्रव्यमान m है ना। हथौड़ा कितनी ऊंचाई पर उठा हुआ है? h है, और इस पर लगने वाला जो बल है g है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mgh हो जाएगा। क्या होगा सर? mgh हो जाएगा। क्या होगा सर? mgh हो जाएगा। चलिए, अगला है सर्च लाइट का परावर्तक सतह किससे बना होता है? अब बताइए दोस्तों, तो जो सर्च लाइट होता है इसको खोजी बत्ती कहते हैं या टॉर्च कहते हैं। तो जो टॉर्च होता है उसका रिफ्लेक्टर जो बनाया जाता है वो अवतल दर्पण से बनाया जाता है। रिफ्लेक्टर कहाँ है? परावर्तक सतह किससे बना होता है? अवतल दर्पण से बना होता है। ठीक है भैया। चलिए, अगला कह रहा है अम्लता को कम करने के लिए जो हम लोग एलुलोज की दवा इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? तो जो एलुलोज की दवा होती है, गोली होती है, वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। हालांकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दोनों एंट एसिड का काम करते हैं। किसका भैया? एंट एसिड का काम करते हैं। अगला है, एक घूर्णन करती हुई फ्लाई व्हील का आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो हम कहेंगे स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। क्यों? क्योंकि बैरोमीटर से क्या मापते हैं सर? दाब मापते हैं। ठीक है। एनीमोमीटर से वायु की चाल मापते हैं दोस्तों। ओके। और हाइड्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, ये याद रखना है। ठीक है। अब जरा ध्यान से स्ट्रोबोस्कोप हो जाएगा। अगला है, यदि एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आप छोटा प्रतिबिंब है तो इसका मतलब क्या हुआ? दर्पण क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। तो इमेज अगर छोटा है तो क्या होगा सर? उत्तल दर्पण हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है। अगला है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? तो याद रखना, दूसरा समीकरण जो होता है वो स्थान और वेग को दर्शाता है। अगला है, इनमें से कौन सा सेप्रोट्रॉप्स होता है? सेप्रोट्रॉप्स मतलब होता है सर मृतोप जीवी होता है। क्या होता है? मृतोप जीवी होता है। ये चीज आपको याद रखना। क्या होगा? मृतोप जीवी। और मृतोप जीवी आपका कवक होता है। कुकुरमुत्ता या मशरूम क्या है? वो एक कवक है या फंगाई है। ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? सबको पता है, अभी थोड़ी देर पहले सवाल हो चुका था। ठीक है। अगला है, डॉट डॉट की प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की परत चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है। तो जो आयरन होता है, इस आयरन को रस्टलेस धब्बा रहित, वो क्या नाम है, जंग रहित बनाने के लिए इसके ऊपर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे सर? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। मानव पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग होता है। तो भैया देखिएगा, जो मूत्र होता है मतलब यूरिन होता है, और स्पर्म मतलब शुक्राणु जो होता है ना, इन दोनों के लिए जो कॉमन मार्ग है वो मूत्र मार्ग है। क्या भैया? मूत्र मार्ग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोला जाता है। ठीक है। तो इसी से यूरिन भी निकलता है और इसी से क्या निकलता है दोस्तों? बता दीजिएगा, है ना। चलो, अगला सवाल है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से मिलता है? तो माता के गर्भ में पल रहा जो भ्रूण होता है, इस भ्रूण को भोजन देने का काम जो करता है वो उसका एम्बेलिकल कॉर्ड करता है, गर्भनाल कहा जाता है जिसको।
क्या बोलते हैं, गर्भनाल बोलते हैं। अब गर्भनाल के अलावा इसके ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसको प्लेसेंटा या अपरा बोलते हैं, वो भी भोजन का या नरिशमेंट करता है, याद रखना। तो क्या हो जाएगा भैया, गर्भनाल हो जाएगा, सॉरी गर्भनाल हो जाएगा या एम्बेलिकल कार्ड हो जाएगा। कैंसर से लड़ने के लिए किस जानवर को उपयोगी माना जाता है, तो स्टारफिश है ना। चलिए, ये तारा मछली, ठीक है, क्या मानते हैं भैया, तारा मछली को कैंसर से लड़ने के लिए कह सकते हो उपयोगी मानते हैं, क्योंकि होता होगा उसमें कुछ एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी। क्या होता होगा सर, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी देखने को मिल रही होगी, इसीलिए अच्छा माना जाता है। क्यों भाई, जल्दी बताइएगा। ठीक है, चलो भाई साहब, अगला है, इनमें से किसे न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय दिया जाता है, जल्दी बताइएगा सर। न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय किससे दिया जाता है, तो हम कहेंगे सर जे टॉमसन को दिया जाता है, सॉरी चैडविक को दिया जाता है। जे टॉमसन ने क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन की खोज, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया था, है ना। चलो भाई साहब, ओके। बेकिंग सोडा क्या होता है, तो बेकिंग सोडा की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे सर, बेकिंग सोडा। सर जो बेकिंग सोडा होता है वो याद रखना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है सर, स्टेपीज होती है, जो कि कान में पाई जाती है। हालांकि इसका एक और नाम है, और वो क्या है सर, स्ट्रप है। क्या है साथियों, स्ट्रप है। क्या होगा सर, स्ट्रप हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है साथियों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, फटाफट बताइएगा सर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। शक्ति का मात्रक क्या होता है भैया, वाट होता है ना। चलिए, तो ये किसका मात्रक है, तो हमने कहा सर ये शक्ति का मात्रक है, पावर का मात्रक। कूलाम जो होता है वो सर आवेश का मात्रक है। किसका सर, आवेश का मात्रक है। और जूल जो है सर वो ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक है, ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक है। ठीक है, चलिए भैया, बढ़िया है। अब आते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला है, इनमें से किस कोशिकांग को कोशिका की प्रोटीन कोठी कहते हैं, जरा बताइएगा। कोशिका की प्रोटीन कोठी किससे कहा जाता है, एकदम बढ़िया तरीके से बताइएगा, सभी लोग बताइएगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से हम किससे जानते हैं, एक बार बता दीजिएगा सर। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से हम किससे जानते हैं, चलिए, इनमें से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कोठी कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम में ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है ना। चलिए, अगला है, इनमें से कौन सा तत्व बहुपरमाणविक होता है, तो बता दीजिएगा बहुपरमाणविक कौन सा होता है, हम कहेंगे सर सल्फर होगा इस ऑप्शन में। इनमें से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया, मतलब रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, ये बता दीजिएगा। गीले कपड़ों का सूखना, बर्फ का पिघलना, आयोडीन का जो है सब्लिमेशन होना, मक्खन का बासी। तो मक्खन का बासी होना रासायनिक है, बाकी तीनों के तीनों क्या है भैया, भौतिक परिवर्तन है। क्या होगा सर, भौतिक परिवर्तन है, ये चीज आपको याद रखना। एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या, एमकेएस पद्धति, एमकेएस को ही हम लोग एसआई पद्धति भी कहते हैं, है ना। चलिए, तो याद रखना, बल बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। मास का किलोग्राम हो जाएगा, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं, क्या बोलेंगे, न्यूटन बोला जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा अगला है, इनमें से कौन सी एक अदिश राशि, जरा बताइएगा सर, अदिश राशि कौन सी है, तो ऊर्जा, बल, आघूर्ण, आपका संवेग, उपरोक्त में से सभी। तो ऊर्जा जो होता है वो अदिश राशि है, बल, आघूर्ण मतलब टार्क, और संवेग दोनों सदिश राशि। टीवी का आविष्कार किसने किया था, जल्दी बताइएगा। टीवी का आविष्कार तो जॉन लोगी बियर्ड ने किया था, जेएल बियर्ड जिसको बोला जाता है।
फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? तो फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता जो होती है वो +3 होती है। क्या होती है सर? +3 होती है। चलो अगला है, सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम धातु को हम कहाँ रखते हैं दोस्तों? तो हम कहेंगे केरोसिन ऑयल या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए उपयुक्त प्रशीतक कौन सा होता है? तो डिफ्रीजर वगैरह होता है, उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? अमोनिया इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए अगला, इनमें से कौन सा प्रोटोकार्डेटा से संबंधित है? मतलब प्रोकार्डेटा नहीं, प्रोटोकार्डेटा से कौन संबंधित है? तो हम कहेंगे सर आपका एम्फिऑक्सस हो जाएगा, है ना। चलिए, रोहू, डॉग फिश और टूना मछली ये सब आपके कार्डेटा है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का सिद्धांत क्या था? कहा कि ये केमिकल इवोल्यूशन है, रासायनिक विकास है दोस्तों। ओके, बर्फ पानी में तैरती है, क्यों ऐसा है? बर्फ जो होता है वो पानी में तैरती है, ऐसा क्यों होता है? बर्फ जो होता है वो पानी में तैरती है, ऐसा क्यों है? जरा बताइए साथियों, जल्दी से बताइएगा। बर्फ पानी में तैरती है, ऐसा क्यों है ना? जल्दी से बताइएगा, बर्फ पानी में तैरती है, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा, बर्फ पानी में तैरती है, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इसके पीछे की वजह यह है दोस्तों कि बर्फ जो होता है वो हल्का होता है, पानी क्या होता है भैया? भारी होता है। ठीक है, चलो भैया इतनी बातें क्लियर है। चलो, पानी से क्या होता है? कम होता है। अगला है, कैंडिला किसका मात्रक है? फटाफट बताइएगा सर। कैंडिला तो ज्योति तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी का मात्रक है। ज्योति तीव्रता या लुमिनियस इंटेंसिटी का मात्रक है। आवृत बीजी पौधे में प्रजनन कहाँ पर होता है भैया? तो हम बता देंगे सर, फूलों में होता है। कहाँ होगा? पुष्प में होता है या फूलों में प्रजनन होता है। अमीनो अम्ल निम्नलिखित में से किस दीर्घ अणु का निर्माण करता है? तो भैया क्या उसका तो अमीनो अम्ल जो होता है वो निर्माण करता है किसका? प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है, मतलब कि एक बहुलक है जो कि क्या करता है दोस्तों? वो हम कह देंगे अमीनो अम्ल से बना होता है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है, तेल का रिसाव किस पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाता है? तो तेल के रिसाव होने का मतलब होता है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में देखने को मिलेगा साथियों। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है? तो याद रखना, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा। इनमें से कौन सी धातु तेल में संग्रहित नहीं किया जाता है? अब बताइए दोस्तों। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को किया जाता होगा, मैग्नीशियम को नहीं किया जाता होगा क्योंकि ये ज्यादा अभिक्रियाशील है ना। चलिए, धब्बा रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी धातु होती है? तो अगर हम बात करेंगे कि जो स्टेनलेस स्टील होता है, उस स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं वो क्रोमियम करते हैं। ठीक है, चलिए, वसा के अपघटन से क्या मिलता है? तो जब फैट होता है, जो आपका फैट होता है, फैट टूटेगा तो किस में टूटेगा? एक तो फैटी एसिड में टूटेगा। किसमें सर? फैटी एसिड में। प्लस किस में टूटेगा सर? अरे ग्लिसरॉल में टूटेगा, है ना। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। किस में टूटेगा सर? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटने लगेगा। ठीक है, अगला है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जरा बताइएगा, एप्पल में कौन सा जो है एसिड देखने को मिलेगा? तो याद रखना, मैलिक एसिड होगा। फार्मिक एसिड चींटी के डंक में देखने को मिलता है। आपका नाइट्रिक एसिड जो होता है वो सब कलर वगैरह में, और सल्फ्यूरिक एसिड जिसको तेजाब वगैरह कहते हैं, बैटरी वगैरह में डाला जाता है। अगला है, जल का अधिकतम घनत्व होगा। ओके, तो जरा ध्यान से, जल का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है ना। जल का अधिकतम घनत्व, और 4 डिग्री सेल्सियस को क्या करेंगे? 273 में जोड़ देंगे तो क्या होगा? केल्विन में निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा? 277 केल्विन हो जाएगा। 277, ये बहुत पूछा जाता है, गड़बड़ा जाता है अगर केल्विन मात्रक वात्रक बदल देता है। अगला है, चिड़िया के उड़ने से न्यूटन का कौन सा सिद्धांत प्रूव होता है? तो चिड़िया जो उड़ता है वो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार उड़ती है। किसके नियम के? न्यूटन के तीसरे नियमानुसार चिड़िया उड़ती है। चलो भैया, अगला है, ब्रोमीन क्या है? तो ब्रोमीन एकमात्र अधातु है, एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। कितनी अवस्था में? तो लाल कलर की एक तरल पदार्थ होता है जो कि अधातु है।
हैलोजन समूह में रख। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होगा, जरा बताइएगा। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ पूछा है, क्या पूछा है, सब पदार्थ पूछा है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ आपका क्या हो जाएगा सर, हीरा हो जाएगा। धातु पूछ लेता तो टंगस्टन का नाम ले लिया जाता, क्या, टंगस्टन का नाम ले लिया जाता। ओके साथियों, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, ये रहेगा आपका होमवर्क। ये क्या रहेगा सर, होमवर्क। और इस होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है सर, कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा होगा ये सवाल, बढ़िया लगा होगा आपको। ठीक है दोस्तों, क्या लग रहा है, मजा आया। चलिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि बढ़िया सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिले होंगी। ठीक है, दूसरी चीज है कि अब क्लासेस, दिवाली तो खत्म ही हो गई है, अब बढ़िया तरीके से हम लोग आपको, है ना, दिवाली खत्म हो रही, फिर से एक बार नया सेशन स्टार्ट किया जाएगा, तो पढ़ते हैं। ठीक है, जय बिहार। सब लोग सेशन को शेयर जरूर करिए।